हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि आपका इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 2 का चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ट्रेड थ्योरीज की, या नीड क्या थी। तो द पैटर्न ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे या किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे, तो उस चीज़ को एक नॉलेज रखना कि उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह से हम बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है द पैटर्न ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन जैसे इसमें दो कंट्री है, तो जब तक ये थ्योरी नहीं थी हमारे पास या इंटरनेशनल बिजनेस नहीं किया करते, तो हमें नहीं पता था कौन सी कंट्री किस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है या कौन किस चीज़ को कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा है ट्रेड इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द ट्रेडिंग कंट्रीज। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड जिस कंट्री से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ कम कॉस्ट पे बना सकते हैं तो हम दूसरी कंट्रीज़ को बेचेंगे, तो वो उसे कम कॉस्ट पे अवेलेबल होएगी उस कंट्री को, और हमें उसके बदले वहाँ से वेल्थ हमारे पास आएगी। और अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा कॉस्ट पे बना पा रहे हैं या हम उसमें एफिशिएंट नहीं है इतने, तो हम वो चीज़ दूसरे देश से या दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में। तो इसी तरह ट्रेड से दोनों कंट्रीज़ के फ़ायदे होते हैं, चाहे हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें। तो अब चलते हैं थ्योरीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली थ्योरी जो हमारी है वो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है। ये हमारी सबसे स्टार्टिंग कह सकते हैं, या इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरियों की शुरुआत हुई थी, सिद्धांतों की शुरुआत हुई है, तब आया था। इसमें क्या कहते हैं कि बेस्ड ऑन लेबर ओनली। अब सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब थ्योरी कोई होती है तो वो दो बेस पे काम करती है, या तो वो लेबर पे या वो कैपिटल, मतलब या तो श्रमिक या पूंजी। अब हिंदुस्तान जैसा देश है, आप सभी जानते हैं इंडिया में लेबर चीप अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल की या टेक्नोलॉजी की या मशीनरी की, तो उसमें हम अभी भी पीछे हैं। तो हमारी जो इंडिया है वो लेबर बेस है भी हमारी, कुछ जानते हैं। इसमें क्या कहता है कि एक्सपोर्ट इज़ गुड एंड इम्पोर्ट इज़ अवॉइडेड। इस थ्योरी में ये कहते थे कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम किसी चीज़ को दूसरी कंट्री में बेचेंगे, तो वहाँ से हमें पैसा मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगी, वेल्थ मिलेगा। वो तो हमारे लिए अच्छा है कि हम एक तो से अर्निंग हो रही है। लेकिन इम्पोर्ट को इन्होंने मना किया था, क्योंकि जब हम इम्पोर्ट करते हैं किसी कंट्रीज से कोई चीज़, तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है। तो इनका मानना था कि इससे हमारी कंट्री की वेल्थ उनके पास जाती है, जो कि गलत है। हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या कहते हैं कि जब हम जो बताया है इसमें वही चीज़ लिख रखी है, व्हेन यू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज यू रिसीव पेमेंट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को, तो हम पेमेंट रिसीव करते हैं। एक्सपोर्ट इज़ द ओनली मेजर टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ नेशन। वही इसने कहा है कि जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो वेल्थ आएगी, तो उससे हमारी नेशन की वैल्यू बढ़ेगी। अब थ्योरी ऑफ मर्चेंटलिज्म एम्स एट क्रिएटिंग ट्रेड सरप्लस एंड इन टर्न एक्यूमुलेट नेशनल वेल्थ। इसका सिर्फ यही पर्पस था कि तुम प्रोडक्शन करो करो और उसे एक्सपोर्ट करो, लेकिन इंपोर्ट मत करो। तो दोस्तों, वैसे ये थ्योरीज बहुत कम पूछी जाती है, तो इन शॉर्ट में बता दूं, मर्केंटिलिज्म थ्योरीज के अंदर सिर्फ उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया, इंपोर्ट को ना करने की उन्होंने बात कही कि हमें इंपोर्ट नहीं करना, सिर्फ एक्सपोर्ट करना है गुड्स को, जिससे कि हमें वेल्थ मिल सके, हमारा नेशन स्ट्रांग हो सके। चलते हैं दूसरी थ्योरी के ऊपर। अब दूसरी थ्योरी है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसे देने वाले कौन थे? एडम स्मिथ। ये थ्योरी भी हमारी लेबर बेस्ड है, क्योंकि लेबर बेस्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस कंट्री में या जिस प्रोडक्शन में लेबर का ज़्यादा यूज़ होता है या लेबर ही प्राइमरी रिसोर्स होता है प्रोडक्शन को करने के लिए, वो लेबर बेस्ड होती है। तो इसमें कहते हैं इट रेफर्स टू द एबिलिटी एट कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन एनी अदर कंट्री। अब इसमें कहता है कि हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे जिन चीज़ों में हम दूसरी कंट्री से काफ़ी अच्छे हैं, या वही चीज़ कोई और कंट्री 5 रुपये में प्रोड्यूस कर रही है और हम उसी चीज़ को अगर 3 रुपये या 4 रुपये में प्रोड्यूस करें, तो हम उसे प्रोड्यूस करेंगे कि जिसमें हम एफिशिएंट हैं, स्पेशलाइज्ड है, जिससे हमें अर्निंग हो सके। उसमें कहते हैं ट्रेड इज़ बेनिफिशियल फॉर कंट्रीज़। ट्रेड क्या है? बेनिफिशियल है कंट्रीज़ के लिए। सीधी सी बात है, अगर आप ट्रेड करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, आपके पास जो आपके पास रिसोर्स नहीं है वो आप दूसरों से ले लोगे,
तो आपको एक तरह से अचीव तो कर सकते हो, आपकी हर चीज़, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, आपको नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो इस तरह से है कि बेनिफिशियल है बोथ कंट्रीज़ के लिए। और एज्यूम देयर इज़ एन एब्सोल्यूट बैलेंसिंग अमंग नेशन, ये मानते हैं कि अगर ए कंट्री किसी चीज़ को बहुत अच्छा कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो बी चीज़ को भी या बी प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से बना पाएगी, और फिर जो हमारा दूसरी कंट्री है हो सकता है वो बी प्रोडक्ट को अच्छा मेंटेन करके बना सके, एफिशिएंटली बना सके, ए को ना बना पाए। तो इसी तरह ए अपना गुड्स बी को देगा और कुछ गुड्स वो बी से ए लेगा, तो इसी पे काम करती है ये थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं हम इसके अंदर कि जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट बॉक्स में एक्स और वाई दो कम्युनिटी दी गई हैं इसके अंदर। रुक जाइए, मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। अब देखिए इसमें एक एक्स प्रोडक्ट है, एक वाई प्रोडक्ट है, और कंट्री ए और कंट्री बी। अब ए कंट्री जो है वो 20 प्रोडक्ट एक दिन में बनाती है, मतलब एक्स ना कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, एक दिन में 20 बनाती है, और वाई प्रोडक्ट को एक दिन में 10 बनाती है। और जो बी कंट्री है हमारे पास वो एक्स प्रोडक्ट को एक दिन में 10 बना रही है, और बी वाई प्रोडक्ट एक दिन में 20 बना रही है। तो हम देख रहे हैं कि एक्स प्रोडक्ट कौन ज़्यादा बना रहा है, एक्स ज़्यादा बना रहा है, और बी कौन ज़्यादा बना रहा है प्रोडक्ट, बी वाई प्रोडक्ट को ज़्यादा बना रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो एक्स कंट्री है वो सिर्फ अपना पूरा का पूरा टाइम, मतलब एक तो ये टाइम था उसके पास और एक ये टाइम था उसके पास, अभी पूरा टाइम वो सिर्फ एक्स प्रोडक्ट को देगी, तो जिसके थ्रू जब वहाँ पर वो 20 का प्रोडक्शन कर रही थी यहाँ पर, तो अब वो प्रोडक्शन क्या करेगी 40 का, उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि जो वाई प्रोडक्शन पे काम करती थी वो अब नहीं करेगी। इसी तरह अब जो बी थी वो अपना एक्स को जो प्रोडक्ट था उसका उसे नहीं बनाएगी, क्योंकि उसके कंपैरिजन वो वाई को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती है, ज़्यादा इफेक्टिवली बना सकती है, तो इसलिए अब वो सिर्फ वाई प्रोडक्ट पे काम कर रही है, और फिर उसने भी वाई को 40 प्रोडक्ट्स बनाए अपने। अब देख सकते हैं अगर हम बिना इस थ्योरी के बिहाफ पे बात ना करें तो पहले कितने प्रोडक्ट बनते थे हमारे पास, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्रोडक्ट बने 60 प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज सब अलग अलग बना रही थी। लेकिन अब हम इसकी बात करें जो हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ बनते हैं 80 प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास 60 थे, अब हमारे पास 80 हुए, तो हमें 20 यूनिट का फ़ायदा हुआ है। तो यही एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में कहा गया था। अब इसके कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं, उनको हम देख लेते हैं। टू कंट्रीज़ ए एंड बी बोथ प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, ठीक है। दो कंट्रीज़ होती हैं ए और बी, दोनों एक एक प्रोडक्ट को बनाती हैं। लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्टिविटी रिमेन द सेम। हमने पहले ही बताया था कि जब हम किसी काम को करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो दो बेस पे काम करता है, एक लेबर बेस, एक कैपिटल बेस। तो ये थ्योरी किस पे काम करती है, लेबर बेस पे। थर्ड पॉइंट है द नो मोबिलिटी ऑफ लेबर्स बिटवीन द कंट्री। जब हम ये थ्योरीज काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी कंट्री का लेबर दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा, या कहते हैं हम मजदूरों का पलायन एक देश से दूसरे देश में नहीं होता। एज्यूम्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मान सकते हैं कि हमें जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है उतनी ही उसे भी उस चीज़ की ज़रूरत है, तो कॉम्पिटिशन बराबर होता है कि जितनी हमारी की वैल्यू है उतनी उसके प्रोडक्ट की भी वैल्यू होती है। इसमें हम मानते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने पीछे भी कैलकुलेट किया था 60 और 80, तो उसमें जो 20 का डिफरेंस था वो हम एक तरह से अपनी वेल्थ लेके चलते हैं या ग्रोथ लेके चलते हैं। और नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज़। अब फ्री ट्रेड है ये, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करते हैं तो इनका मानना था कि इसके बीच में कोई गवर्नमेंट का रूल्स, बैन या बैरियर कुछ भी नहीं होता, हम फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरी कंट्री में। अब इसकी कमियां क्या थी, अब देखते हैं कि इफ़ देयर इज़ वन कंट्री दैट डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट विल देयर बी स्टिल इन बेनिफिट टू ट्रेड एंड विल ट्रेड इवन अगर। ये कर सकता है, मतलब ये कहते हैं कि अभी तो हमने देखा कि एक्स और वाई कोई प्रोडक्ट हैं जो ए और बी कंट्री बना रही है, तो एक प्रोडक्ट को ए कंट्री अच्छा बना रही है, एक प्रोडक्ट को बी कंट्री अच्छा बना रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक कंट्री ही दोनों प्रोडक्ट को अच्छा बनाए, तो उस कंडीशन में बी कंपनी क्या करेगी या बी कंट्री क्या करेगी, तो क्या बी कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगी या वो इम्पोर्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए ये थ्योरी हमारी गलत साबित हुई।
क्योंकि इसमें अगर एक ही कंट्री के पास दोनों चीज़ की एब्सोल्यूट, कह सकते हैं कि एक ही कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट्स को बनाने की सफलता, या हम कहते हैं एफिशिएंटली बना सकती है, काबिलियत है, तो दूसरी कंट्रीज़ का इसके पास कोई चॉइस नहीं था। ये फेल हो गई हमारी। इसके बाद हमारी थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसा भी हमने पिछले बात करी कि अगर एक ही कंट्री किसी प्रोडक्ट को या दो प्रोडक्ट को एक ही कंट्री एफिशिएंटली बनाती है तो दूसरी कंट्री क्या करेगी, तो वो हमारी इसलिए फेल हो गई वो थ्योरी। अब इस थ्योरी में बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ये थ्योरी किस पे बेस है? बेस्ड ऑन लेबर ओनली। सबसे पहले आपको याद रखना है कौन सी थ्योरी लेबर पे बेस है, कौन सी थ्योरी कैपिटल पे बेस है। इट ऑलवेज बेनिफिशियल टू टू कंट्रीज टू ट्रेड। हरदम ये दो कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होती है ट्रेड, इवन इफ वन कंट्री हैज़ अ एडवांटेज इन बोथ कमोडिटीज। वही बात है, अगर किसी कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों प्रोडक्ट की है फिर भी उसे बेनिफिट होगा। हम एग्जांपल से देखते हैं कि अब इंडिया है और श्रीलंका है, दोनों एक ही यूनिट में कितना टाइम लगाते हैं। देखिए श्रीलंका जो है 180 आवर्स लगाता है कितने यूनिट बनाने में? 1 यूनिट क्लोथ्स में, या कह सकते हैं 1 यूनिट में कितना क्लोथ्स डेवलप करता है वो, ठीक है। तो एक यूनिट में ये करता है 180 डिग्री, कह सकते हैं 180 यूनिट, और यहाँ पर ये करता है एक यूनिट में वाइन का प्रोडक्शन 200 यूनिट। तो ये तो हो गया इसका वाइन का। और इंडिया एक यूनिट में 180 यूनिट तो वो बनाती है अपने क्लॉथ, और 200 यूनिट बनाती है वाइन, अगर हम एक घंटे का टाइम पीरियड लेते हैं। अब श्रीलंका जो है वो 1 घंटे के अंदर 160 तो यूनिट बनाती है क्लॉथ्स की, और 80 यूनिट बनाती है वाइन की। अब दोनों में अगर हम देखें तो पहले में श्रीलंका है कि जब क्लॉथ ज़्यादा बना रही है, बेटर मानते हैं हम इस चीज़ को, सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये 180 की जगह आपका 220 आएगा, 200 आएगा। ओके, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। अब हमारे पास है ये एक यूनिट में 200 यूनिट ये क्लॉथ की बनाता था और 200 यूनिट की वाइन बनाता था। और श्रीलंका जो था 160 यूनिट क्लॉथ की बनाता था और 80 यूनिट वाइन की। अगर अब हम इसमें देखते हैं तो इंडिया दोनों चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज है इसके पास। ये वाइन भी ज़्यादा बना रही है और ये क्लॉथ भी ज़्यादा बना रही है। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की बात करें तो उसमें ये था कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा वही प्रोडक्शन करता है। तो इस कंडीशन में तो श्रीलंका तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपेरेटिव एडवांटेज में हम कंपेयर करते हैं कि कितना गुना बना रहे हैं। अब देखते हैं, जब ये 200 ये आपका क्लॉथ बना रहा है और 200 ये आपकी वाइन बना रही है, ठीक है, इनका जो एडवांटेज है या कंपेरेटिव रेशो निकालेंगे 1/1 आएगा। लेकिन अगर ये हम श्रीलंका का देखते हैं तो ये 160 और 80, मतलब जो श्रीलंका क्लॉथ बनाती है वाइन के कंपैरिजन डबल एफिशिएंसी उस चीज़ को बनाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब जो इंडिया है या बांग्लादेश है, तो इंडिया सिर्फ एक यूनिट पे काम करेगी, दूसरे पे काम श्रीलंका करेगी, या दूसरे गुड्स को प्रिपेयर श्रीलंका करेगी। पहला गुड्स आप देख सकते हैं यहाँ हमने 400 लिखा है क्योंकि 1 घंटे का था ये 200 यूनिट। अब जो ये वाला टाइम था इसके पास, ये टाइम को इसे देके डबल बनेगा ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो ये 160 यूनिट बनाया करता है क्लॉथ्स की, तो अब ये अपना वाइन का प्रोडक्शन बंद करके सिर्फ क्लॉथ का प्रोडक्शन करेगा। तो अब इसका अगर हम ऊपर का ऐड करें, टोटल यूनिट कितनी आई थी हमारे पास ऊपर टोटल, तो कितनी आती है 200, 200, 400, 400 प्लस में 240, मतलब हमारे पास ये तो थी जो थ्योरी से पहले की थी, कितनी थी 640 यूनिट। लेकिन अब हम कंपैरेटिव एडवांटेज के बाद हम देखते हैं अब हमारे पास कितनी यूनिट बन के आती है या कितने गुड्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं 400 प्लस 320 इक्वल टू 720 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी 640 यूनिट्स थी,
अब हमारी 720 यूनिट्स है, तो हमें कितने यूनिट्स का फ़ायदा हुआ है? 80 यूनिट का फ़ायदा हुआ है इस थ्योरम के हिसाब से। तो इसमें यही होता है कि बेशक एक कंट्री दोनों प्रोडक्ट को ज़्यादा बना रही है, लेकिन फिर हम कंपेयर करते हैं उनका, और जो कंपैरिजन में जिस चीज़ में वो कंट्री कम होती है उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री प्रिपेयर करती है या मैन्युफैक्चर करती है या प्रोडक्शन करती है जिसमें उसका रेशो ज़्यादा होता है। इसमें हमने देख लिया है कि ये 80 और 160 था, तो मतलब उतने ही टाइम में डबल बना रही थी, लेकिन ये 200 ये दोनों बराबर बना रहे थे। इसीलिए हमने श्रीलंका ने क्लॉथ को करा और इंडिया ने वाइन को करा। तो अब आती है हमारी ये नेक्स्ट थ्योरी, हेक्सर ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड। तब इसमें क्या बात थी कि इन्होंने, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंशन है कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी का। कहते हैं ना कि टाइम के साथ हर चीज़ अपडेट होती है, तो वही कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी थी, उसको अपडेट करा है हेक्सर ऑलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड के द्वारा। इसमें कहते हैं अभी तक तो हमारी थ्योरीज क्या थी, हम सिर्फ लेबर पे काम किया करते कि सारी थ्योरीज लेबर बेस्ड थी, हमारी हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थी या कंपैरेटिव एडवांटेज थी या मर्केंटिलिज्म थी, वो तीनों थ्योरीज लेबर बेस्ड थी। लेकिन अभी हमारा इसमें क्या कहा है, दिस थ्योरी इंट्रोड्यूस अ सेकंड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज कैपिटल। अभी तक हमारा कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, लेकिन अब इस थ्योरी से हमारे पास कैपिटल का एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि कैपिटल भी जो प्रोडक्शन होता है उसमें इफेक्ट करती है या उसमें रोल होता है इस चीज़ का। दिस थ्योरी स्टेट दैट कंपेरेटिव एडवांटेज अकर फ्रॉम डिफरेंसेस इन फैक्टर एंडाउमेंट बिटवीन द कंट्रीज। अब एंडोमेंट्स होता क्या है, मतलब इसमें वो होता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं, कौन कौन से रिसोर्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं। हम कह सकते हैं हमारी मशीनरी हो सकती है, हमारे पास लैंड हो सकता है, या हमारे पास रॉ मटेरियल हो सकता है। तो ये सब हमारा आता है कैपिटल में। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जैसे इंडिया इस टाइम पे कॉटन के एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कॉटन क्लॉथ्स में, तो हमें पता है कि हमारा जो कॉटन है सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, या हमारे देश का क्लाइमेट उसके लिए अच्छा है। तो ये हमारे एंडाउमेंट फैक्टर्स है जो हमारे पास पॉजिटिव है, या हमारी कैपिटल कह सकते हैं इसे। इसीलिए हमारा जो कॉटन का एक्सपोर्ट है बहुत ज़्यादा करते हैं। तो रीज़न ये होता है कि इसमें हमारे अब लेबर से नहीं रह गया, हमारे यहाँ पर मशीनरी या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। फैक्टर एंडोमेंट्स refers to the amount of resource such as land, labor and capital available in a country to a country। जो मैंने भी आपको बताया था कि इसके अंदर एंडोमेंट के अंदर हम वही बात करते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्स हैं, हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, क्या कुछ है। दिस थ्योरी सेड दैट कंट्रीज दैट आर रिच इन कैपिटल विल एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स। सीधी सी बात है, अगर किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है या उसके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो वो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करेगी। अगर किसी के पास रिसोर्सेज कम है तो एक्सपोर्ट कम करेगी, वो इंपोर्ट करेगी दूसरों से, क्योंकि सीधी सी बात है, जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तभी हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं। तो इसमें होता है, अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है आपकी कंट्री में तो आप लेबर बेस या लेबर इंसेंटिव, आपका जो गुड्स होता है आप उनका एक्सपोर्ट करोगे। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जिसका नाम है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि ट्रेड से फ़ायदा, तो इट रेफर्स टू दैट एडवांटेज विच कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड enjoy एज अ रिजल्ट स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें वो कंट्री हिस्सा लेती हैं या इंजॉय करती हैं, बेनिफिट उठाती हैं, जो अपने सिर्फ स्पेशलाइजेशन का यूज़ करती हैं। और जब देख सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट कब करोगे, जब आप किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, आपके पास उसका अच्छा नॉलेज है, आप उस चीज़ को अच्छी एफिशिएंसी से तैयार कर सकते हैं कम कॉस्ट पे कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। और इसमें कहते हैं द गेन फ्रॉम ट्रेड आर द बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रेडिंग रेदर प्रोडक्शन। तो इसमें हमारा ट्रेड मतलब व्यापार करना प्रोडक्शन से ज़्यादा बेनिफिट होता है, उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है जिस चीज़ में हम स्पेशलाइज्ड नहीं है। जिसमें आप इस तरह समझ सकते हैं, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिनमें आप स्पेशलाइज्ड होते हैं और उन्हीं का एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा कीमत पर बना रहे हैं या उसमें आप स्पेशलाइज्ड नहीं हैं तो उन चीज़ों को आप बाहर कंट्री से अपने पास इंपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारी अर्निंग होती है, हमारी ग्रोथ होती है। जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं, एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड हैं, उन चीज़ों को बना के हम
एक्सपोर्ट करते हैं, और जिन चीज़ों में स्पेशलाइज नहीं है उन चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो नॉर्मली इस थ्योरी के अंदर सिर्फ यही बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। नेक्स्ट थ्योरी जैसा कि आप देख सकते हैं, रिप्स ने की थ्योरम है। रिप्स ने की थ्योरम वैसे तो अभी तक एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई, लेकिन आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि इस थ्योरम में क्या बताया गया है और क्या नहीं। तो इस थ्योरम में इन्होंने नॉर्मल बात करी है द रिलेशनशिप बिटवीन एंडोमेंट्स एंड आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या होता है, जो हमारे गुड हमारे प्रिपेयर होते हैं, यानी जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कुछ उसका एक गुड्स में डेवलप कर देते तो वो हमारा आउटपुट होता है। और एंडोमेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, हमारे पास लेबर कितनी है, हमारे पास कैपिटल कितनी है, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका यूज करते हैं हम किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। तो उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। चेंज ऑफ एंडोमेंट्स इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर आप किसी चीज में लेबर बढ़ाओगे तो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होगी वो गुड्स बढ़ेंगी उनका प्रोडक्शन। अगर आप लेबर घटाते हो तो लेबर इंटेंसिव गुड्स घट जाएंगी। सेम चीज आपकी चलेगी कैपिटल इंटेंसिव पे। अगर आप कैपिटल बढ़ाते हो किसी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स पे तो उसकी ग्रोथ, उसका रेशो या प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स का। अगर आप कैपिटल घटाते हो तो उनका प्रोडक्शन घट जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बात और होती है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और वो एक दूसरे पर इन्वर्स इफेक्ट करती हैं। जैसे कि अब आपने अगर 10% लेबर बढ़ाया अपना लेबर इंटेंसिव गुड्स के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो आपका लेबर इंटेंसिव गुड्स जो थी वो तो 10% इंक्रीज कर जाएंगी प्रोडक्शन में, लेकिन आपकी जो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स थी वो 10% डाउन आ जाएंगी। और इसी को हम इन्वर्स भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स में 10% या 20% इंक्रीज किया है तो आपकी लेबर इंटेंसिव गुड्स उतनी ही डिक्रीज हो जाएंगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। अगर आपकी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बढ़ेगी तो आपकी लेबर इंटेंसिव डाउन आएगी। अगर लेबर इंटेंसिव ऊपर जा रही है आपकी तो आपकी कैपिटल इंटेंसिव ऊपर जाएगी। तो चलते हैं, और मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ बताने का है नहीं इस थ्योरम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट हमारी स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरम, ये हमारी लास्ट थ्योरम है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें कहता है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट प्राइसेस एंड चेंज इन फैक्टर प्राइसेस सच एज वेजेस एंड रेंट। इसमें बोला गया है कि जब आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और आपके उस प्रोडक्शन कॉस्ट की या गुड्स की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ आपका उससे जो जितने भी रिलेटेड कह सकते हैं कि फैक्टर्स थे जो उसको हेल्प कर रहे थे वो भी इंक्रीज होंगे। आप एग्जांपल पे समझ सकते हैं कि अभी हमारी लेबर इंटेंसिव गुड्स का हम प्रोडक्शन कर रहे थे और उस गुड्स की वैल्यू डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है तो क्या होगा, जो लेबर उसे बना रहे थे उसे प्रोडक्शन कर रहे थे उनकी वेजेस में इंक्रीमेंट आएगी। अब इसी को हम इन्वर्स भी देख सकते हैं कि जब हम कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की बात करें, से स्टील हमारी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, मशीनरी के थ्रू यूज बनाई जाती है। तो अगर स्टील के प्रोडक्शन में या उसकी कॉस्ट में उछाल आता है या हम कहते हैं इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीज होती है, जो फिर उसका रेंटल स्पेस होता है या उनकी जो कॉस्टिंग होती है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की या उनके उन फैक्टर्स की जो इसे बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उन सब की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इसमें देख सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड कैपिटल इंटेंसिव goods. This theorem states that if the capital intensive goods price increase then it decrease the labor wages. इसमें भी पिछले थ्योरम की तरह बताई गई है कि अगर आपकी एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज आपकी डिक्रीज जाएगी, और उस चीज से अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उससे जुड़े सारे फैक्टर्स की वैल्यू भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। If labor intensive goods price increase then it increase the wages of labor and other factor who impact the production. इसमें भी वही बात बताई गई है जो मैंने आपको बताया कि अगर लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है तो लेबर की वेजेस और वो सारे फैक्टर्स जो इसमें प्रोडक्शन में यूज किए गए हैं उन सब की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपका एक खत्म होता है चैप्टर थ्योरीज ऑफ ट्रेड। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।